नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम क्लास 10 के राजनीति विज्ञान के अध्याय प्रथम सत्ता की साझेदारी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आपका पहला अध्याय है लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2 का सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी। सत्ता का मतलब एक राष्ट्र के अंदर उस राष्ट्र को चलाने के लिए जिस सरकार का निर्माण किया जाता है। तो सत्ता की साझेदारी की परिभाषा देखिए। सत्ता की साझेदारी की परिभाषा कि जब किसी देश की सत्ता में जब किसी देश की सत्ता में उस देश के अंदर रहने वाले उस देश के अंदर रहने वाले सभी नागरिकों एवं वर्गों को शामिल किया जाता है या हिस्सेदार बनाया जाता है तो उसे सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। तो सर्वप्रथम आपके परिभाषा दी गई है। तो सत्ता की साझेदारी की परिभाषा क्या है कि जब किसी देश की सत्ता में उस देश के अंदर रहने वाले सभी नागरिकों एवं वर्गों को शामिल किया जाता है या हिस्सेदार बनाया जाता है। यानी किसी देश के अंदर चाहे वो कोई भी राष्ट्र हो, उस राष्ट्र में चाहे वो किसी भी भाषा समुदाय के लोग हो, उस सभी समुदायों या वर्गों या नागरिकों को जब उस देश की सत्ता में शामिल करेंगे, हिस्सेदार बनाएंगे, तो उसे क्या कहा जाता है? सत्ता की साझेदारी। फिर विद्यार्थियों आपके अध्याय में दो देशों के भी उदाहरण दिए गए हैं। एक देश है बेल्जियम और एक देश का उदाहरण में दिया गया है श्रीलंका। एक उदाहरण में दिया गया है बेल्जियम का और एक उदाहरण में दिया गया है श्रीलंका का। बेल्जियम में 3 भाषाई समुदायों के लोग रहते हैं। कितने? 3 भाषाई समुदायों के लोग रहते हैं। 3 भाषाई समुदायों के लोग रहते हैं, जिसमें से 59% है डच, 40% है फ्रेंच और 1% जो है वो है जर्मन। ठीक है। डच जो है फ्लेमिश इलाके में रहते हैं। ये वेनेशिया इलाके में रहते हैं। अब बेल्जियम में क्या स्थिति है? ये जो 40% फ्रेंच हैं, ये अल्पसंख्यक हैं। अल्पसंख्यक मतलब जिस समुदाय के लोगों की संख्या अन्य समुदाय के लोगों की तुलना में क्या हो? कम हो। ये जो 59% है, ये क्या है? बहुसंख्यक है। अब यहाँ क्या स्थिति उत्पन्न हुई कि ये जो 40% फ्रेंच हैं, इनके पास में डच लोगों की तुलना में धन एवं समृद्धि के मामले में, किसके मामले में? धन एवं समृद्धि के मामले में इनसे ज्यादा ताकतवर है। इनसे ज्यादा क्या है? ताकतवर। किन लोगों की तुलना में? डच लोगों की तुलना में फ्रेंच जो लोग हैं वो धन एवं समृद्धि के मामले में या यूं कहेंगे आर्थिक स्थिति के मामले में इन लोगों की तुलना में ज्यादा ताकतवर है या ज्यादा समृद्धशाली हैं। ये जो डच लोग हैं, ये इन लोगों की तुलना में क्या है? आर्थिक स्थिति से क्या है? कमजोर है और बहुसंख्यक भी हैं। बहुसंख्यक होने के बावजूद भी क्या है? आर्थिक स्थिति से क्या है? कमजोर है।
दूसरा जो हमें उदाहरण दिया गया है वो है श्रीलंका का। श्रीलंका के अंदर दो समुदायों के लोग रहते हैं। कितने समुदायों के? दो समुदाय। एक जो समुदाय है वो है सिंहली समुदाय। कौन सा है? सिंहली समुदाय। और एक है तमिल समुदाय। सिंहली समुदाय है 74% है और तमिल है 18%। तमिलों में भी दो भाग हैं जो श्रीलंका मूल के हैं, श्रीलंका मूल के जो श्रीलंका में रहते हैं, और एक है भारत से जो औपनिवेशिक शासनकाल में, या यूं कहूं कि ब्रिटिश शासनकाल के अंदर भारत से जो तमिल लोग श्रीलंका के अंदर कार्य करने के लिए गए और वहीं जाकर बस गए, वो लोग हैं। तो तमिलों में भी दो हैं, श्रीलंका मूल के और एक भारत से जो तमिल लोग श्रीलंका गए हैं। ठीक है, इसके बाद में क्या स्थिति हुई देखिएगा। इसके बाद में क्या हो विद्यार्थियों कि बेल्जियम ने अपनी समझदारी से काम लिया। बेल्जियम ने अपनी समझदारी से काम लिया और बेल्जियम ने 1970 और 1993 कब 1970 और 1993 में अपने संविधान में क्या किया? संशोधन किया। अपने संविधान में क्या किया? संशोधन किया। और इस संविधान संशोधन का उद्देश्य यह था कि बेल्जियम के अंदर रहने वाले सभी नागरिक मिलजुल कर रह सके, सभी को सत्ता में हिस्सेदार बनाया जा सके। इसके लिए उन्होंने 1970 और 1993 में क्या किया? संविधान में संशोधन किया और 4-5 मुख्य जो प्रावधान है वो लागू किए। जैसे नंबर वन क्या किया उन्होंने कि केंद्रीय सरकार में, किसमें? केंद्रीय सरकार में या केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषा भाषी लोगों की मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। मंत्रियों की संख्या क्या रहेगी? समान रहेगी। मंत्रियों की संख्या क्या रहेगी? समान रहेगी। पहला प्रावधान यह था कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच जो भाषा भाषी समुदाय के लोग हैं उनमें मंत्रियों की संख्या क्या रहेगी? समान रहेगी। और कोई भी कानून बनाया जाएगा या पारित किया जाएगा तब दोनों समुदायों की क्या होगी? सहमति होगी। दोनों समुदायों की क्या हुई? सहमति होगी। पहला तो ये किया गया। दूसरा प्रावधान ये किया गया कि केंद्रीय सरकार की कुछ शक्तियां राज्य सरकारों को स्थानांतरित किएगी या राज्य सरकारों को वितरित किएगी। केंद्रीय सरकार की कुछ शक्तियां हैं वो किसको देगी? राज्य सरकारों को देगी। अब राज्य सरकार जो है वो केंद्रीय सरकार के प्रति क्या है? उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, दूसरा प्रावधान ये था। तीसरा प्रावधान इन्होंने क्या किया? तीसरा प्रावधान इन्होंने ये किया कि बेल्जियम की जो राजधानी है ब्रुसेल्स, वहां दोनों समुदाय, वहां एक अलग सरकार है ब्रुसेल्स में, और उनमें दोनों समुदायों की क्या है? हिस्सेदारी। दोनों समुदायों की क्या है? हिस्सेदारी। तीसरा प्रावधान ये किया। चौथा प्रावधान ये था कि सभी समुदायों को जैसे 3 समुदाय मुख्य रूप से थे, फ्रेंच, डच और जर्मन, इन सभी समुदायों को एक सामुदायिक सरकार बनाने का अधिकार दिया गया। सामुदायिक सरकार बनाने का क्या दिया गया? अधिकार दिया गया। सामुदायिक सरकार किसे कहते हैं? जब किसी एक
विशेष समुदाय के द्वारा जिस सरकार का निर्माण किया जाता है उसको क्या कहते हैं, सामुदायिक सरकार। ठीक है, ये था बेल्जियम के देश का उदाहरण आपके सामने। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखेंगे श्रीलंका का। दूसरा उदाहरण मैं आपके सामने बताता हूं श्रीलंका का। बेल्जियम के बारे में मैं आपको बता चुका। श्रीलंका 1948 में स्वतंत्र हुआ और श्रीलंका की सरकार ने 1956 में कानून पारित किया। ठीक है, अब श्रीलंका ने बहुसंख्यकवाद का सहारा लिया। बहुसंख्यकवाद के बल के ऊपर इन्होंने सरकार का निर्माण किया और बहुसंख्यकवाद की स्थिति उन्होंने अपनाई। 1956 में कानून पारित किया श्रीलंका की सरकार ने और इसमें इन्होंने क्या किया कि सिंहली समुदायों को विद्यालयों व विश्वविद्यालयों में प्रवेश के वक्त और सरकारी नौकरियों में सिंहली समुदाय को क्या की गई, छूट प्रदान की गई। ठीक है, दूसरा श्रीलंका वासियों ने क्या किया, बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म के रूप में मान्यता दे दी। बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म के रूप में मान्यता दे दी। ठीक है, सिंहली भाषा को एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया। एक प्रकार से तमिल समुदाय के लोगों की क्या की गई, अनदेखी की गई। मतलब तमिल समुदाय को सत्ता से क्या कर दिया गया, बाहर कर दिया। ठीक है, तमिल समुदाय के ऊपर यह सब थोपा गया। तो बहुसंख्यकवाद का एक प्रकार से क्या हो गया, नियंत्रण स्थापित हो गया। कहां पर, श्रीलंका में। अब ऐसी परिस्थितियों के अंदर सिंहली समुदाय और तमिल समुदायों में श्रीलंका में गृह युद्ध की स्थिति क्या हो गई, उत्पन्न हो गई। ठीक है, आगे जो आपके चैप्टर में क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा कि सत्ता की साझेदारी है वो क्यों आवश्यक है। सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। अगला क्वेश्चन हम ये देखेंगे कि सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। अगला क्वेश्चन आपका ये बनेगा विद्यार्थियों कि सत्ता की साझेदारी है वो क्यों आवश्यक है। तो पहला टॉपिक हम ये लेंगे कि विभिन्न समुदायों के मध्य टकराव को रोकने के लिए सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। इसमें पहला है विभिन्न समुदायों के मध्य टकराव को रोकने के लिए। जैसे मैं आपको बताता हूं कि बेल्जियम ने अपनी समझदारी से काम लिया। ठीक है, बेल्जियम ने अपनी समझदारी से काम लिया, सभी समुदायों को अपनी सरकार में स्थान दे दिया। ठीक है, वहीं पर श्रीलंका में क्या हुआ, श्रीलंका में दोनों समुदायों के मध्य टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई और वहां पर गृह युद्ध की स्थिति हो गई। तो ऐसी परिस्थितियों को रोकने के लिए क्या है, सत्ता की साझेदारी क्या है, आवश्यक है। तो विभिन्न समुदायों के मध्य टकराव को रोकने के लिए। दूसरा हम लिखेंगे बहुसंख्यकवाद पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए। सत्ता की साझेदारी इसलिए भी आवश्यक हो जाती है कि बहुसंख्यकवाद
यानी जो समुदाय संख्या में देखो बहुसंख्यकवाद पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए हम देखते हैं कि विभिन्न देशों के अंदर बहुसंख्यक समुदाय जो होता है वो अल्पसंख्यक समुदाय के ऊपर नियंत्रण स्थापित करता है, यानी उन पर दबाव बनाता है, उनको अपनी मनमर्जी के अनुसार क्या है उन पर अपने कानून या नियम थोपता है। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो इसलिए सत्ता की साझेदारी क्या है आवश्यक है। अगर सत्ता में सभी वर्गों या समुदायों को हिस्सेदार बनाया जाएगा, सभी वर्गों या समुदायों को क्या है हिस्सेदार बनाया जाएगा, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। तीसरा हम पढ़ेंगे सत्ता की साझेदारी क्या है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा, लोकतंत्र की आत्मा, यानी सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा, यानी जिस देश के अंदर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि लोकतंत्र में सभी वर्गों, सभी समुदायों या सभी नागरिकों को उस देश की शासन व्यवस्था में शामिल किया जाता है। तो सही अर्थों में अगर हमें लोकतंत्र की स्थापना करनी है तो देश की सत्ता में या देश की सरकार में सभी वर्गों या सभी समुदायों को हिस्सेदार बनाना होगा। ठीक है, ओके विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगला जो एक क्वेश्चन और बनेगा इसमें कि सत्ता की साझेदारी के रूप कौन कौन से होते हैं वो हम अगली क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।